हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इसमें हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द SN2 मैकेनिज्म। सो आज हम उसमें डिस्कस करेंगे फर्दर, दैट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अकरेंस एंड रेट ऑफ SN2 reactions. This is a very important topic. So there are four factors on which the rate or the occurrence of SN2 reaction depend. The first one is the nature of alkyl halide. The nature of जो alkyl group present है, sorry, this is the nature of alkyl group present in alkyl halide, which is also known as steric factor. Second हमारे पास आएगा, that is the nature of the halogen group present in the alkyl halide, जिसको हम बोलेंगे that is the elimination of leaving group. थर्ड जो फैक्टर होता है that is the nature of nucleophilic reagent. जो अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसका क्या इफेक्ट होता है SN2 मैकेनिज्म पे, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. एंड फोर्थ जो होता है पॉइंट, दैट इज द नेचर ऑफ सोलवेंट यूज. किस टाइप का सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, दैट इज द स्टीरिक फैक्टर. सो स्टीरिक फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द SN2 मैकेनिज्म. सो इसमें क्या आपके पास अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जिनके पास सेम हैलोजन ग्रुप होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्जांपल से स्टडी करेंगे. सपोज हमें हाइड्रोलिसिस स्टडी करनी है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है मिथाइल ब्रोमाइड, और इसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस स्टडी करनी है. और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज मिथाइल अल्कोहल. अब इस केस में क्या है, हमें पता है कि जो उसका मैकेनिज्म होगा, लाइक वी हैव मिथाइल ब्रोमाइड. सो मिथाइल ब्रोमाइड में क्या होगा, आपके पास जो हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन वो अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, और ये इस टाइप से यहाँ से रिमूव होगा. दैट मीन्स आपके पास सबसे पहले क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें आपके पास यहाँ पर क्या है, OH अटैच होना शुरू हो जाएगा, एंड आपके पास HH, और ये यहाँ से जो ब्रोमीन है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा. एंड लास्ट स्टेप में यहाँ से एग्जैक्ट रिमूव हो जाती है ब्रोमीन, जो ब्रोमाइड आपका आयन है उसकी, और आपके पास जो बन जाता है दैट इज OHCH3. तो आपके पास ये यहाँ बनता है मिथाइल अल्कोहल. अब इस केस में देखिए क्या है, अब जब आपके पास ये अटैक हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर जो स्टेट थी, तो यहाँ आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है दैट हैव टेट्राहेड्रल शेप. बट जब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है. इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आपके पास जो कार्बन एटम है वो कितने बॉन्ड बना रही है, वो यहाँ पर 5 बॉन्ड्स बना रही है. दैट मीन्स आपके पास जो हाइड्रोजन एटम्स होगी इस मिथाइल ब्रोमाइड में, वो सक्सेसिवली किससे रिप्लेस हो जाएगी, बाय दी लार्जर ग्रुप. मतलब जब हम इसको रिप्लेस करें, ये हम बात करें कि अगर यहाँ तो सिर्फ हमारे पास था मिथाइल, मतलब 3 हाइड्रोजन थे, अगर इन्हीं को हम रिप्लेस कर देते हैं फर्दर बड़े बल्कियर ग्रुप के साथ, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ क्राउडीनेस ज्यादा हो जाती है. इस केस में क्या, क्राउडीनेस थोड़ी कम है, एंड इसके वजह से आपके पास यहाँ पर क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होती है ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि जो 5 आइटम्स प्रेजेंट है सेम कार्बन आइटम पे, उनकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी कंटेंट होता है वो राइज हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम आपके पास रेट होगा, मतलब स्लो रेट हो जाएगा, बिकॉज जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें, प्रोडक्ट में. सो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आपके पास स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आपके पास यहाँ पर हिंड्रेंस कम होगी. तो ट्रांजिशन स्टेट की जो आपके पास एनर्जी है वो भी कम होगी, और इजिली जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द प्रोडक्ट. बट अगर आपके पास यहाँ हाइड्रोजन की जगह बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, लाइक मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया या प्रोपाइल हो गया, तो उस केस में आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके लिए हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी. हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाईली रिक्वायर्ड होगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. इसी को हम बोलते हैं दैट इज द स्टीरिक इफेक्ट. सो व्हेन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड are replaced by bulkier group
bulkier group, then what happen? Then crowding is increased around the carbon carrying the 5 atoms on it, and it gives rise to strong non-bonded interactions in transition state. This implies energy of transition state will rise, and activation energy also rises. Therefore, rate of reaction slows डाउन. तो दैट मीन्स यहाँ पर स्टीरिक फैक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पर वर्क कर रहा है, और इसी की वजह से आपके पास जो ऑर्डर हो जाता है, देयरफॉर ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्काइल ग्रुप, वो आपके पास क्या होगा, दैट इज जो मिथाइल हैलाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगी जैसे यहाँ पर है. देन आपके पास आएगा प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड्स, एंड लास्ट में आपके पास टर्शरी हैलाइड्स, क्योंकि टर्शरी हैलाइड केस में तो आपके पास एल्काइल पार्ट ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर क्राउडीनेस ज्यादा हो जाती है. तो दिस इज द ऑर्डर. अब इस केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता. सो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. बस जो यहाँ पर फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो आपके पास क्या है, दैट इज द स्टीरिक फैक्टर. जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो वर्क करता है इन दी SN1 मैकेनिज्म. नेक्स्ट जो फैक्टर यहाँ पर डिटरमाइन करेगा रेट और अकरेंस ऑफ SN2 रिएक्शन की, दैट इज द नेचर ऑफ हेलोजन एटम. दैट इज जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द एलिमिनेशन process, elimination of the living group halide ion. So SN2 mechanism में जितना easily X नेगेटिव एलिमिनेट होगा उतनी ज्यादा उसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है. So the more easily X ion with its electron pair eliminated, that is eliminated, more is the rate of reaction. That means अब जो यहाँ पर ease होती है हैलाइड आयन के रिमूव होने की, वो डिपेंड करती है अपॉन द बेसिसिटी. सो एंड ease of removal of halide ion depends upon basicity. अब बेसिसिटी से कैसे बता सकते हैं हम कि जितना वीक बेस होगा, वीकर द बेस बेटर इज इट इज द लिविंग ग्रुप, बेटर इट वुड बी एज अ लिविंग ग्रुप. तो जितना भी वीक होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी एज अ लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होने की. सो जो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, हैलाइड आयन के लिए जो ऑर्डर होता है दैट इज आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, एंड देन फ्लोराइड. तो आपके पास जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर है वो किसका है, वो है फ्लोराइड का. तो दैट मीन अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन हो जाएगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, डिपेंड कर रहा है बेसिसिटी पे. वीक बेस होना चाहिए, तो वीक बेस यहाँ पर क्या है, दिस इज द हैलाइड आयन कंटेनिंग. सो देयरफॉर order of ease of elimination of living group is, that is iodide सबसे पहले रिमूव होगा, then bromide, then chloride, and then fluoride ion.
सो अगर हम बात करें इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो यही ऑर्डर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, दैट इज एल्काइल आयोडाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड एंड देन एल्काइल फ्लोराइड। सो ये यहाँ पे क्या आपके पास ऑर्डर है इसका। नेक्स्ट थर्ड जो फैक्टर था दैट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसका नेचर भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हैलाइड आयन को रिमूव होना है तो जो न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए उसका नेचर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रोंगर द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, स्ट्रोंगर द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, मोर रैपिड इज SN2 रिएक्शन, तो उतना ही उसका रेट क्या जाता है, स्पीड अप। सो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ है कॉमन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की वो क्या है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो आपके पास है। सो ये ऑर्डर आपको वैसे भी रखना है, सबसे ज्यादा होता है साइनाइड, देन फ्रॉम इक्वल, देन हाइड्रोक्सिल, देन एसीटेट एंड लास्ट में होता है आपके पास वाटर। तो ये क्या है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सोलवेंट। सो अब क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पर लेस पोलर होती है दैट एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो अगर आपके पास लेस पोलर है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स रहेगा ओवर दी डिफरेंट एटम्स। देयरफॉर यहाँ पर अगर हम पोलर सोलवेंट यूज करते हैं तो वो रिएक्टेंट को ज्यादा सोलवेट करते हैं देन दी ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए जो पोलैरिटी होती है सोलवेंट की वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगी, डिक्रीज करते हैं, दैट इज स्लो डाउन करती है। सो इस केस में क्या है, दी ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन रिएक्टेंट, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो इस केस में इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बट जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें आपके पास इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है ये इट इज लेस पोलर, यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ट्रांजिशन स्टेट लेस, क्योंकि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो लेस पोलर है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, because in transition state the negative charge is dispersed over the different atom, but reactant में सिर्फ जो हैलाइड है उसके ऊपर ही रहता है। therefore use of polar solvent lead to solvation of reactant more strongly than the transition state, and therefore क्या होगा आपके पास, पोलैरिटी जो क्या करेगी, पोलैरिटी डिक्रीज कर देती है SN2 मैकेनिज्म का, and thus polarity of solvent slows the rate of SN2 reactions. Next, अब हमें जो डिस्कस करना है मैकेनिज्म दैट इज द सेकेंड मैकेनिज्म, इट इज SN1 मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, दिस इज फॉर वन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म जो रिएक्शन है वो आपके पास कंसिडर किया जाता है कि दैट इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 2-स्टेप रिएक्शन, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होगा और जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट। सो एग्जांपल शो कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो सबसे पहले स्लो स्टेप में यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास कार्बोकैटायन है दैट इज अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल टू गिव अ फास्टर रिएक्शन एंड वी विल गेट दी फर्दर एल्कोहल। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म है। अब इससे आपको क्या कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
जो आपके पास सिर्फ स्लो स्टेप में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। दैट मीन्स जो अल्कोहल बन रहा है आपके पास उसका वो जो डिपेंड करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। दैट मीन्स आपके पास ये जो रिएक्शन है इट फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो रिएक्शंस फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेजेस के थ्रू होती है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सच न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction which take place in two stages but rate of reaction depend or involve only one molecule is called unimolecular substitution reaction, that is SN1 reaction। तो ये आपके पास हो जाती है इस रेट ऑफ इस मैकेनिज्म की डेफिनेशन। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3 bromine। So firstly the slow step is done in which there is a formation of carbocation in this way, that is the tertiary carbocation plus the halide ion। in the next step जो आपके पास बेस होगा वो क्या करेगा, अटैक करेगा, that is the hydroxyl ion, it will attack it and it is the fast step, and what we get the resulting tertiary butyl alcohol। so this is the case। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस CBr बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो स्लो स्टेप है वो कहाँ से आती है, दैट इज सप्लाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ आयंस, दैट इज द जो पास आयंस प्रेजेंट है 2 काइंड्स ऑफ आयंस एंड द सोलवेंट। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकेज ऑफ CBr bond is supplied by formation of ion dipole interaction between 2 kinds of ions and solvent। जैसे एक बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जो कार्बोकेटाइन है वो रिपीटली कंबाइन किया जाता है हाइड्रोक्साइन के साथ टू फॉर्म द एल्कोहल। सो नेक्स्ट आएगा दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 मैकेनिज्म। तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन with the energy versus energy, and जो यहाँ पर ग्राफ आता है it will be like this। so here the reactant like CH3 thrice Br then OH, and this is the first activation energy and this is the second activation energy E2, and ये आपके पास क्या है स्टेट है जिसमें आपके पास दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। अभी एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म से। एंड यहाँ पर आपके पास बनेगा CH3 दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन C प्लस and then plus OH negative, and in the last what we get the resulting product that is CH3 thrice COH plus Br। so यहाँ पर ये आपके पास प्रोडक्ट्स बने हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट।
अब इससे आपके पास क्या आपको क्लियर हो रहा है? सबसे पहली बात जो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट अकर्स थ्रू दी टू ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन 1 है दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और जो ट्रांजिशन 2 है उसमें आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या है वो कंबाइन हो रहा है OH नेगेटिव के साथ। सो द ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट इन्वॉल्व द formation of carbocation and the transition state to involve the combination of carbocation and the hydroxyl ion, that is the OH negative ion। दूसरा, आपको इस डायग्राम से देखने से क्या पता लग रहा है कि आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए वो ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू दी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज द स्लो स्टेप, क्योंकि उसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है तो स्टेप क्या होगा, दैट इज अ स्लो स्टेप। एज एक्टिवेशन एनर्जी 1 फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज मच मोर देन then activation energy for transition state 2. So this implies formation of carbocation constitute the slow rate determining step। नेक्स्ट आता है दैट इज द रीअरेंजमेंट इन SN1 मैकेनिज्म। रीअरेंजमेंट्स इन SN1 रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, इस मैकेनिज्म में रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अपने आप क्या होता है, रीअरेंज होता है टू फॉर्म इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं सो उस केस में हम बताएंगे। सो वी गेट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज द intermediate carbocation rearrange to form more stable carbocation, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन की, दैट इज CH3 C CH3 H CH3 एंड ब्रोमीन, एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है दैट इज H। सो दिस इज 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज 1 2 3 4। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड निकलेगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा, व्हाट वी गेट CH3 CH, यहाँ पर है CH3 H, एंड देन यहाँ से रिमूव होगा ब्रोमाइड तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके पास अभी ये जो बना हुआ है वो आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन है, इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब यहाँ पर आएगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगी, दैट इज दी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन चेंज हो जाएगा इनटू द टर्शरी। सो वी गेट CH3 CH3 प्लस CH CH3। सो यहाँ पर हुई है हाइड्राइड शिफ्ट। सो नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो अटैक करेगा ऑन दिस सेंटर एंड वी गेट दी 2-methyl-2-butanol। सो CH3 CH3 OH CH H and CH3। so this is 2-methyl-2-butanol। सो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर SN1 मैकेनिज्म है सो इट इन्वॉल्व द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, बट SN2 में नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। थैंक यू।